Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc नर्सिंग स्टूडेंट. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो है आपका BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर में सिलेबस कैसे कवर करें. देखो, जब हम फर्स्ट ईयर में एंटर करते हैं तो हमारे लिए सारे सब्जेक्ट एकदम न्यू होते हैं. न्यू सब्जेक्ट, न्यू इन्वायरमेंट, न्यू टीचर्स और न्यू सराउंडिंग्स, जिसमें थोड़ा एडजस्ट कर पाना मुश्किल होता है. ऊपर से आपका BSc नर्सिंग का सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट है अगर फर्स्ट ईयर के हिसाब से देखा जाए तो. आप टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैं आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि आपको कैसे स्ट्रेटजी वाइज पढ़ना है कि आप लोग एग्जाम से पहले अपना सिलेबस भी खत्म कर लो टाइमली और रिवाइज भी कर लो. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले हमें ज़रूरत है अपने सिलेबस को समझने की. आपके सिलेबस में अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, कम्युनिकेटिव इंग्लिश और नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट पार्ट, इतने सब्जेक्ट्स रहते हैं. और ये जो सब्जेक्ट्स रहते हैं हमें इनका वेटेज भी पता होना चाहिए. जैसे अप्लाइड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों का एक ही पेपर होता है, जिसमें एनाटॉमी 38 मार्क्स का और फिजियोलॉजी 37 मार्क्स का आता है. जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है टोटल आपका 75 मार्क्स का होता है. दोनों सब्जेक्ट का एक ही एग्जाम होता है. ऐसे ही आपका सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का एग्जाम होता है, जिसमें सोशियोलॉजी आपकी 37 मार्क्स की आती है और साइकोलॉजी 38 मार्क्स की आती है. टोटल 75 मार्क्स का एक पेपर होता है. और कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो होता है वो आपका इंटरनल सब्जेक्ट होता है, मतलब उसका एग्जाम होता है बट कॉलेज में होता है. जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है उस टाइम पे उसका एग्जाम नहीं होता. वही नर्सिंग फाउंडेशन की बात करें तो ये भी 75 मार्क्स का आता है, बट फर्स्ट सेमेस्टर में इसका एग्जाम नहीं होता है. इसका एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर में होता है, जब आपका फर्स्ट पार्ट नर्सिंग फाउंडेशन और सेकेंड पार्ट दोनों को मिला के 75 मार्क्स का होता है. मतलब फर्स्ट सेमेस्टर जब आपका रहेगा तो इसमें ना ही कम्युनिकेटिव इंग्लिश का एग्जाम होगा और ना ही नर्सिंग फाउंडेशन का. दोनों एग्जाम नर्सिंग फाउंडेशन का सेकेंड सेमेस्टर में होगा और कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो है वो आपका कॉलेज में ही होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं होगा उसका. तो आई होप ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा वेटेज के अकॉर्डिंग. और जो नर्सिंग फाउंडेशन है इसका प्रैक्टिकल भी होता है फर्स्ट सेम में, मतलब इंटरनल प्रैक्टिकल ही होता है. बाहर से एग्जामिनर सेकंड सेम में आते हैं जब यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है. ठीक है. अभी हमने सिलेबस को समझा. अब एक चीज समझो कि बिना टाइम टेबल और एक रूटीन बनाए आपकी टाइम से स्टडी करना और टाइम से अपने सिलेबस को कवर करना मुश्किल है. इसलिए सबसे पहले आपको जरूरत है एक रूटीन और एक सही सा टाइम टेबल बनाने की. अब टाइम टेबल बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे मतलब अपना टाइम टेबल बना के बैठ गए कि मुझे 2 घंटे एनाटॉमी पढ़नी है, 1 घंटे फिजियोलॉजी पढ़नी है. तो इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल मत बनाओ, क्योंकि ये ऐसे हमें बस टाइम कवर करना होता है. मतलब हम हमारे दिमाग में बस जाता है कि हम बस 1 घंटे हमें पढ़ना है, तो 1 घंटे फिर हम वो पता नहीं क्या ही पढ़ रहे होते हैं और वो हमें समझ में भी नहीं आता. आप जैसे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आज मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जब आप स्टडी करोगे तो आपको रहेगा कि हाँ मुझे ये खत्म करना है, ये समझना है, उसके बाद ही मैं दूसरे टॉपिक पे स्विच करूंगा. तो आप इस अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब आप जैसे अगर आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है सुबह के टाइम, तो आप सुबह के टाइम उठ के पढ़ सकते हो. बट अगर आपको रात में जाग के पढ़ना अच्छा लगता है तो आप रात में जाग के पढ़ सकते हो. तो ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है. जैसे मुझे कभी सुबह पढ़ने का मन करता है तो कभी शाम को. वैसे ही आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आपको कौन से टाइमिंग में ज्यादा समझ में आ रहा है. इसको देखने के लिए आपको बस 1 से 2 दिन लगेंगे. दोनों टाइम में पढ़ के देख लो. जो टाइमिंग में आपको ज्यादा समझ में आ रहा है आप उसी टाइमिंग में अगले टाइम से स्टडी करो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं अपने अकॉर्डिंग, तो जैसे मॉर्निंग में क्या है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना मुझे ज्यादा सही लगता था, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमने पहले से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, तो उसको हम रिलेट कर पाते हैं और मॉर्निंग में हमारा माइंड फ्रेश होता है. तो ये अगर थोड़ा टफ सब्जेक्ट भी है तो हम इसको मतलब इजीली समझ सकते हैं सुबह के टाइम में, ऐसा मुझे लगता है. बाकी आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हो. एंड जब आपकी क्लासेस होती है तो उस टाइम में भी आपको बीच में काफी ज्यादा खाली टाइम मिल जाता है. उस टाइम में आप अपना साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी कवर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इजी सब्जेक्ट है और इनमें इतना कुछ खास है भी नहीं पढ़ने के लिए. मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही हैं ज्यादा से ज्यादा. तो इनमें बस आपको मेन मेन क्या है, बस एक बार बुक रीडिंग करो अच्छे से. अगर उतने में समझ में नहीं आ रहा है तो अपने टीचर्स के नोट देख लो या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा. एंड इवनिंग टाइम में आपको आपने सुबह जो भी पढ़ा था उसके बाद क्लास में आपको जो भी समझाया गया था और जो आपने खुद से पढ़ा है उसका आपको बस रिवाइज करना है. मतलब आपका टोटल मान लो एक दिन में 3 से 4 घंटे अगर आप पढ़ ले रहे हो, सेल्फ स्टडी का सिर्फ बता रही हूँ मैं, कॉलेज कॉलेज को मिला के नहीं. अगर सेल्फ स्टडी ही इतने टाइम कर लेते हो तो ये काफी है आपके एग्जाम से पहले आपके सिलेबस को कवर करने के लिए और रिवाइज करने के लिए, दोनों के लिए.
एंड अगर अब मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊं कि आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है, फॉर एग्जांपल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की ही बात कर लेते हैं। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आपको कैसे पढ़ना है, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप डायग्राम्स का यूज कर सकते हो, चार्ट्स का यूज कर सकते हो और निमोनिक्स का यूज कर सकते हो। जैसे एनाटॉमी में तो आप चार्ट्स बना सकते हो और डायग्राम बना सकते हो। और इसमें क्या है, डायग्राम जो जैसे आपकी बुक में दिए उतने कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं बनाने, आप किसी भी डायग्राम को सिंपल फॉर्म में मतलब बना के याद रख सकते हो। जैसे आप इसको देख सकते हो, ये हार्ट है और उसके बाद ये स्क्वायर शेप है, तो इसमें कैसे सेम चीजें ही है, उसमें भी 4 चैम्बर है, इसमें भी 4 चैम्बर है, बट हमने समझने के लिए इसको इस तरीके से इस तरीके में मॉडिफाई कर दिया। तो ये बहुत सिंपल हो गया, बस आपको ऐसे ही याद कर सकते हो, आप ऐसे ही कोई भी डायग्राम को सिंप्लीफाई करके अपने तरीके से समझ सकते हो। और अगर मैं फिजियोलॉजी की बात करूँ तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं, तो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इसमें आप निमोनिक्स का यूज कर सकते हो, ट्रिक्स का यूज कर सकते हो, जिससे आपको वो चीजें याद रहें, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली कोई चीज याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट आप थोड़ा ट्रिक का यूज कर सकते हो, थोड़ा निमोनिक्स का यूज कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सारे सब्जेक्ट्स में सारे चैप्टर्स में मतलब निमोनिक्स एकदम भर भर के रखें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जहां पे जरूरत है वहां पे यूज करो, नहीं तो आप उसको डायरेक्टली याद करने की कोशिश करो। ठीक है, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी देखो आपको भी पता है काफी ज्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। एंड सोशियोलॉजी आपका ऐसा ही डेली लाइफ का सब्जेक्ट आप समझ लो, क्योंकि आप इसको जितना ज्यादा अपने आसपास रिलेट कर पाओगे अपनी सोसाइटी से एंड अपने कल्चर से, आप उतने अच्छे से इसको समझ पाओगे, क्योंकि इसमें वही चीजें हैं, कुछ अलग से नहीं है। ये हमें हमारे समाज को और हम लोग को समझने के लिए आपके सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं सोशियोलॉजी, जिसमें आप अपने आसपास कल्चर सोसाइटी सब चीजों को पढ़ते हो। साइकोलॉजी में आप ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हो। तो दोनों ही सब्जेक्ट्स जो है वो काफी ज्यादा थ्योरेटिकल हैं एंड काफी ज्यादा इजी हैं अगर आप इनको रिलेट करके पढ़ते हो तो। जैसे साइकोलॉजी है तो इसको आप अपने आप से रिलेट कर सकते हो, अपने आसपास के लोगों से रिलेट कर सकते हो। वैसे ही जो सोशियोलॉजी है उसको आप अपने आसपास जो कम्युनिटी के लोग हैं, सोसाइटी है, उन सब चीजों से अगर आप रिलेट करोगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में आपको पूरा पूरा रटने की जरूरत नहीं है, इसमें आप कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट बना पाओ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को मतलब दिखा पाओ, लिखने से ज्यादा दिखाने पे फोकस करो, क्योंकि टीचर्स को जितना अच्छे से समझ में आएगा वो आपको उतने अच्छे से मार्क्स देंगे। वहीं अगर मैं नर्सिंग फाउंडेशन की बात करूँ तो नर्सिंग फाउंडेशन अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। जैसे नर्सिंग फाउंडेशन, उसमें तो आप सामने से सारी चीजें देख सकते हो, हॉस्पिटल से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से रिलेट करके चीजें पढ़ो, आपको अच्छे से समझ में आएंगी। एंड इवन अगर आप बुक से भी पढ़ते हो तो उसमें इतना कुछ टफ लिखा नहीं है, अगर आप की इंग्लिश भी उतनी ज्यादा खराब नहीं है तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है नर्सिंग फाउंडेशन, तो आप यूट्यूब पे काफी सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा देन आप बता देना, तो फिर मैं उसको सजेस्ट कर दूंगी कि आप कौन कौन से चैनल देख सकते हो। नहीं तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। ठीक है, और जो इंग्लिश है देखो, इसको इग्नोर मत करना। बहुत सारे लोग पहले तो इसकी बुक नहीं लेते हैं, बुक भी नहीं लेते हैं और पढ़ने का सोचते हैं कि इंटरनल सब्जेक्ट है, एक दिन पहले पढ़ेंगे तब भी पास हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो है ये काफी आपकी हेल्प कर सकती है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो। स्पेशली अगर मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की बात करूँ, आप लोग की इंग्लिश अगर उतनी अच्छी नहीं है तो आप इस इंग्लिश पे भी फोकस करोगे तब भी आपकी इंग्लिश काफी अच्छी हो जाएगी। और कम्युनिकेशन में ये आपकी बहुत हेल्प करेगी, मतलब आपको एक वे ऑफ आ जाएगा बोलना कि आपको कैसे इंग्लिश में बात करनी होती है, कैसे कहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप इंग्लिश को अच्छे से ध्यान दोगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे और आपकी प्रेजेंटेशन में, असाइनमेंट्स में इस इंग्लिश बहुत हेल्प करेगी। तो अगर हम कुछ टिप्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला है कि आपको क्लास नोट्स पढ़ने हैं, आपको खुद से रिवाइज करना है, आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। वैसे अगर आप बुक रीडिंग करते हो तो पहले आप क्लास नोट्स पढ़ो, उसके बाद आप बुक रीडिंग करो, क्योंकि जब आप पहले से क्लास नोट्स पढ़ लेते हो तो आपको बुक रीडिंग में काफी हेल्प होती है। आपको पता रहता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्या चीज है एंड इसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो ये आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप पहले क्लास नोट्स पढ़ते हो देन आप बुक रीडिंग करते हो, है ना। और आपको क्या करना है, और आपको पीवाईक्यूज देखने हैं, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपको मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कॉलेज की लाइब्रेरी से भी ले सकते हो। लाइब्रेरी में ऐसी काफी सारी बुक्स रहती हैं जिनमें पीवाईक्यूज दिए होते हैं और सारे सब्जेक्ट्स के, तो वहां से आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो एंड देख सकते हो कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आप उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दोगे। ठीक है, और दूसरी चीज आपको ना वीक में एक रिवीजन डे भी रखना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पूरा वीक तो आपके क्लासेस चलते हैं, उसके बाद एक दिन बचता है आपका संडे का, तो उस संडे में अगर आप 4 से 5 घंटे एक रिवीजन रख लेते हो अपना, पूरे वीक में आपने जितना पढ़ा है उसको बस 4 से 5 घंटे दे दो, आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लो एक दिन में,
और बस खत्म कर दो। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन पूरा संडे ही बर्बाद कर देना रिवीजन के चक्कर में। बस चाहे आप सुबह के 4 घंटे ले लो या फिर दोपहर के या फिर शाम के, मतलब किसी भी टाइम में आपको एक रिवीजन रखना है जिसमें आपने मंडे से लेके सैटरडे तक जो भी पढ़ा है, चाहे वो खुद के नोट्स हो, क्लास नोट्स हो, ये सारी चीजें आपको एक बार रिवाइज कर लेनी है, क्योंकि आप उसको पहले से अच्छे से पढ़ चुके हो तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट क्योंकि मैं पूरे वीक की बात कर रही हूँ इसलिए मैं आपको 4 से 5 घंटे के लिए बोल रही हूँ। और हाँ, ग्रुप डिस्कशन भी करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपके काफी कॉन्सेप्ट जो आपको पता भी नहीं होते कि आपके कमजोर है, वो आपके क्लियर हो जाते हैं। और ग्रुप डिस्कशन अगर आप करके पढ़ोगे तो आपको एक चीज का फायदा भी होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल में क्या है कि काफी लोग ऐसे ही डिस्टर्ब करने भी चले आते हैं आपको। तो उस टाइम पे अगर आप कोई भी पढ़ाई का टॉपिक छेड़ देते हो, अगर आप वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो पढ़ने लगेंगे, और अगर नहीं इंटरेस्टेड होंगे तो वो चले जाएंगे, इससे आपको स्पेस मिल जाएगा पढ़ने का। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। और लास्ट चीज, असाइनमेंट्स और जो प्रैक्टिकल्स आपको मिलते हैं, असाइनमेंट्स, माइक्रो टीचिंग जो भी आपको मिल रहा है, तो उसको इग्नोर मत करो, उसको भी टाइमली कवर करते चलो, ताकि वो लास्ट डे पे लास्ट मिनट वाला बर्डन ना आए आपके ऊपर। तो उसको भी थोड़ा थोड़ा करते चलो, इसी टाइम में आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो पढ़ाई का, इतना ज्यादा बर्डन है भी नहीं जितना आप लोग टेंशन ले लेके कर लेते हो। अगर आप डेली 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते हो तो वो भी इनफ है आपके सिलेबस को टाइम से कवर करने के लिए और रिवाइज करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि जब आप हेल्दी रहोगे तभी आप पेशेंट्स को हेल्दी रख सकते हो। सो यही थी आज की कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ लगता है, तो मैं उसके लिए अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।